हे गाइस, वेलकम टू ऑल देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो जुड़ जाइए दोस्तों आप सभी। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जुड़ जाइए दोस्तों आप सभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सीरीज है 5000 एमसीक्यूज की सीरीज, उत्तराखंड की सीरीज, जो आपके फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, बंदी रक्षक, लेखपाल, एसआई, पटवारी सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज है। यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं, डॉक्टर अजय राव सर की बुक को कंप्लीट करा रहे हैं, बीएस नेगी सर की बुक को कंप्लीट करा रहे हैं, परीक्षा वाणी को भी हम यहाँ पे डिस्कस कराएंगे, और बाकी जो पुराने पेपर्स हैं दोस्तों यूकेएसएससी ने आपको पूछे हैं वह भी हम यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ डिस्कस कराते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास, ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों। और उससे पहले अगर आपने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, प्लेलिस्ट बना रखी है 5000 यूके एमसीक्यूज के नाम से। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में यहां से देख सकते हैं, या फिर दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन प्लेलिस्टों को हमने बनाया है, वहां से भी इन सभी वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब बात करते हैं यहाँ पे पार्ट 1 से, यानी जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और यह है बीएस नेगी सर की बुक से। किससे है? बीएस नेगी सर की बुक से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने अपना कार्य करना कब से शुरू किया गया? अप्रैल 2005, जून 2005, सितंबर 2005 या फिर अक्टूबर 2005? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पे अगर जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी पे जा रहे हैं वह तो गलत है, क्योंकि जून 2005 में तो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था, यह कानून बना था। यानी अगर एग्जैक्ट तिथि की बात करें तो 15 जून 2005 को, तो 15 जून 2005 को तो ये कानून बना। लेकिन दोस्तों ये जो फोर्स में आया, यानी यहां पे इसने कार्य करना शुरू किया, ये अक्टूबर 2005 है। कब है? अक्टूबर 2005 है। और एग्जैक्ट तिथि आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, तो वह है 12 अक्टूबर 2005। अब यहां पे देखिए दोस्तों, यह तो आपने देख लिया है, इसी को आप यहां पे भी पढ़ सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट है, यानी उत्तराखंड इंफॉर्मेशन कमीशन की, और जहां पे यह लिखा गया है कि 12 अक्टूबर 2005 को यह फोर्स में आया था, और यह कानून की बात करें तो 15 जून 2005 को यह कानून बना था। अब एक चीज दोस्तों थोड़ा और यहां पे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको पीछे की जो यानी जो महीना है ये याद करना है। आगे की तिथि अगर आप ना भी याद कर पाओ तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस तिथि में विवाद है। अगर आप बीएस नेगी सर की बुक पढ़ोगे तो वहां पे आपको 3 अक्टूबर दिया है ना, तो फिर भी आप ध्यान रखना अक्टूबर 2005, और हो सके तो 12 अक्टूबर आप याद करना। तो यहां तक तो दोस्तों आपने देख लिया है, लेकिन अब जरा यहां पर भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये देखिए दोस्तों, अप्रैल 2022 का है, यानी करंट अफेयर के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज देखिए कि अनिल चंद्र पुनेठा जी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। लेकिन यहीं पर ऐसा पूछा जाएगा कि हाल ही में किन्हें राज्य सूचना आयुक्त चुना गया है, या राज्य सूचना आयुक्त बने गए हैं हाल ही में, तो वह कौन है? अर्जुन सिंह जी हैं। तो इस प्रश्न को भी जरूर याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो दोस्तों यहां पे ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, और इसका आंसर बताना है। और पूछा है यहां पे कि उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर बताइए जरा। और साथ ही साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका आंसर भी आप यहां पे बताई दीजिए कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरा, कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो बताइए जरा इन दोनों का सही आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जुलाई 2001 को। देखिए, अगर एग्जैक्ट तिथि की बात करें तो एग्जैक्ट तिथि आपको ध्यान रखनी है, वह है 30 जुलाई 2001 को। तो उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? यह हुआ था 30 जुलाई 2001 को। और वर्तमान में इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो आपको पूछा जाए तो कौन है, जरा आप बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या लिख लेता मैं यहां पे? मुख्य चुनाव। तो मुख्य चुनाव या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बात की है। तो बताइए दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में उत्तराखंड में कौन है? तो बताइए जरा, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, या फिर उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इनका नाम है चंद्रशेखर भट्ट जी। क्या नाम है?
शेखर भट्ट जी। तो चंद्रशेखर भट्ट जी वर्तमान में कौन है? यह क्या है? वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपने दे दिया होगा। और बताइए जरा, कंफ्यूज तो नहीं हुए ऑप्शन बी और सी में? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हुए हैं ऑप्शन सी में तो यह तो गलत है। ऑप्शन नंबर जो आपको यह दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है। तो विजेंद्र जैन यानी जस्टिस विजेंद्र जैन उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अब यहां पे देखिए, यहां पे हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की। अब यहां से दोस्तों कुछ प्रश्न बनते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, मानवाधिकार की अगर स्थापना की बात करें तो पहले हो गई थी जुलाई 2001 में, सॉरी जुलाई 2011 में। लेकिन यह फोर्स में कब आया, इसने कार्य करना कब शुरू किया? तो वह तिथि आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वह तिथि है 13, आपको ध्यान रखना दोस्तों, 13 मई 2013 को। कब है? 13 मई 2013 को। तो पूछा जाएगा कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग जो फोर्स में कब आया था, तो कब आया था, यानी इसने अपना कार्य करना कब से शुरू किया? 13 मई 2013 को। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस विजेंद्र जैन जी इसके पहले क्या बने? पहले इसके अध्यक्ष बने। तो यह तो आपने देख लिया है। अब यहां पे दोस्तों वर्तमान की बात करते हैं। कौन पूछते हैं? वर्तमान की। तो यह तो हो गया पहले। अब वर्तमान की बात करते हैं। तो यहां पे जो आपको ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है, यानी विजय, यानी क्या बात कर रहे हैं? विजय कुमार बिष्ट जी। तो ये वर्तमान में मुख्य जो मानवाधिकार आयुक्त हैं उत्तराखंड के, वह हैं। तो ये तीनों फैक्ट दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको यहां पे पूछता हूं दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी इसका गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय यहां पे लिख लेता मैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या फिर बताइए कि इसका गठन कब हुआ था? तो बता सकते हैं दोस्तों आप सभी। तो देखिए, इसके गठन की बात करें तो यह हुआ था 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 1993 को। तो यह फैक्ट ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न दोस्तों जो यूकेएसएससी का बहुत ही फेवरेट है, वो यह है कि पूछा जाता है कि मानव अधिकारों का जो सार्वभौमिक जो घोषणा है, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा कब की गई थी? तो वह आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कब है? 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को। यह प्रश्न यूकेएसएससी बार बार पूछता है। पहले तो ऐसा पूछेगा कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? 10 दिसंबर 1948 में। कहां पे हुई थी? पेरिस में हुई थी, है ना, और यूएन की सभा में हुई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पे यह है कि कितने राइट्स दिए गए थे यहां पे। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, तो दे सकते हैं दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि जो मानवाधिकार द्वारा कितने अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो घोषणा तो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी, लेकिन जो घोषणा की गई थी तो कितने थे, यानी कितने यहां पे अधिकार दिए गए थे? तो 30 अधिकार थे। यह भी ध्यान रखना क्योंकि यूकेएसएससी ने यह प्रश्न पूछ भी लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए दोस्तों कि पूछा है राज्य महिला आयोग का। देखिए, आप यहां पे देख रहे होंगे कि आज हमने आपको यहां पे 5 क्वेश्चन दिए हैं और ये पांचों क्वेश्चन किसी न किसी आयोग से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्य महिला आयोग का पूछा है। तो बताइए दोस्तों कि राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और 5वां क्वेश्चन भी आप साथ में आंसर दे दीजिए कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने अपना कार्य करना शुरू कब से किया है? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर का 4 का सही आंसर क्या होगा? कुसुम बिष्ट, कुसुम कंडवाल, विजय बर्थवाल या जानकी पटनायक। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो जी हां दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है कुसुम कंडवाल जी। तो वर्तमान में हाल ही में बनी है राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कुसुम कंडवाल जी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और यहीं पर दोस्तों अगर जानकी पटनायक जी की बात करें तो यह कौन है? जो भारत की जो महिला आयोग है, यानी हम बोलते हैं जो भारत के लेवल पर बना है, पूरे भारत के लेवल पर राज्य महिला आयोग की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग है ना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यानी प्रथम अध्यक्ष थी, वह कौन थी? वो जानकी पटनायक जी थी। तो यह भी ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, यहां पे मैं आपको पूछ लेता हूं जरा, यहां पे जैसे लिख लेता हूं यहां पे, नहीं तो आप भूल जाओगे। यह है राष्ट्रीय महिला आयोग। अब देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग आपने देख लिया कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जानकी पटनायक थी। अब देखिए, यह जो एक्ट आया था, इसके एक्ट की बात करें तो 1990 में एक्ट आया था
और इस एक्ट के तहत बाद में यानी 2 साल बाद यानी जनवरी 1992 में इस आयोग का गठन किया गया था, है ना। और पहली महिला जो अध्यक्षा बनाई गई थी उनका नाम क्या था, जानकी पटनायक। और एक प्रश्न मैं आपको यहां पे पूछता हूं, उत्तराखंड की प्रथम महिला, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रथम महिला जो आयोग की है यानी राज्य महिला आयोग की, उत्तराखंड की प्रथम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग। तो बताइए दोस्तों प्रथम कौन है, यह आपको बताना है। वर्तमान तो कुसुम कंडवाल जी हो गए, पहले कौन थी वह आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने अपना कार्य करना शुरू कब से किया। तो इसका सही आंसर क्या है, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या है। तो जी हां दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आप दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, यहां पे आपको जो 29 दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है। कब है, 29 सितंबर 2003, इसका बिल्कुल सही है। और यहीं पर ऐसा पूछा जाता कि स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना तो यहां पे हुई थी, देखिए स्थापना तो यहां पे हो गई थी यानी 27 कहां पे हो गया, ये वाला 27 मई 2003 को, यानी स्थापना यहां पे हो गई थी। स्थापना की बात करें तो 27 मई 2003 को इसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन अगर इसने कार्य करना शुरू आपको पूछा जाए तो 29 सितंबर 2003 में इसने कार्य करना शुरू किया था। और ये दोनों प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को हल्के में लेकर चल रहे हैं ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो प्रश्न हमने रखे हैं ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं और यूपीएससी पूछ भी चुका है आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। तो देखिए 29 सितंबर 2003 को इसने अपना कार्य करना शुरू किया, जबकि स्थापना की बात करें तो 27 मई 2003 को इसकी स्थापना हो गई थी, यानी गठन हो गया था इसका। और विधेयक की बात करें तो विधेयक 2002 में आया था, जून के महीने में। और वर्तमान में इसके अगर आपको अध्यक्ष पूछा जाए तो उनका नाम है डॉक्टर आर.के. जैन। तो यहां से आप इन फैक्ट को आप ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो ये हो गया, लेकिन जरा एक फैक्ट और देख लीजिए थोड़ा बहुत इसी से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, यहां पे ये है कि इसमें जो संशोधन हुआ था ना, जो यहां पे 2014 के आसपास संशोधन हुआ था, उसमें क्या बताया गया है कि उसमें एक तो अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 9 सदस्य होंगे और जिसमें से एक महिला भी होगी। तो यह इसमें संशोधन किया गया था 2014 में। ऐसा पूछा जाएगा सिंपल, संशोधन कब किया गया, 2014 में, यानी 3/2014 में, यानी मार्च 2014 में। तो यहां तक तो ये देखा। अब एक फैक्ट यहां से अगर आप थोड़ा डीप लेवल का देखना चाहते हैं तो यह है कि पहले जब इस अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया तो यहां तक तो ठीक था। अब जब अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया तो जैसे यहां पे हो गया मुस्लिम, सिख हो गया, ईसाई, बौद्ध और पारसी, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय है इन्हें पहले शामिल कर दिया गया था। लेकिन उस समय उत्तराखंड में जो जैन समुदाय था उसे शामिल नहीं किया गया था। तो बाद में 9 अक्टूबर 2003 के तहत बाद में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक आयोग के संरक्षण में रखा गया था। तो एक फैक्ट यह है, थोड़ा बहुत याद रख लेना। तो यहां तक तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका आंसर दीजिए। आईएमए में खेतरपाल ऑडिटोरियम कब बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि आईएमए में जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है इसमें जो खेतरपाल ऑडिटोरियम है कब बनाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी साथ में दे दीजिए कि आईएमए जो वार मेमोरियल है कब बनाया गया था। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो 1982 खेतरपाल ऑडिटोरियम होगा। और यहीं पर आईएमए का वार मेमोरियल की बात करें तो 1999 बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो दोनों क्वेश्चन ये हो गए। अब इन क्वेश्चन को आप यहां पे देखिए ये है हम सभी का प्यारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और यहां पे देखिए दोस्तों, देखिए 1 अक्टूबर 1932 को आईएमए की स्थापना हुई। 1 अक्टूबर 1932 को आईएमए की स्थापना हुई। लेकिन दोस्तों इसका जो औपचारिक उद्घाटन हुआ, यह प्रश्न यूपीएससी ने आपको फॉरेस्ट गार्ड में पूछा है। इसका औपचारिक उद्घाटन कब हुआ, 10 दिसंबर 1932 को हुआ। 10 दिसंबर 1932 को औपचारिक उद्घाटन हुआ, जबकि उद्घाटन पहले हो चुका था 1 अक्टूबर 1932 को। संस्थापक इसका कौन था, यह था चैटवुड बर्ड। आदर्श वाक्य आपको पूछा जाए तो वीरता और बुद्धि, क्या है, वीरता और बुद्धि। और यहां पे कुछ और फैक्ट आप देख सकते हैं कि लुटियंस के द्वारा, यानी जो चैटवुड इमारत है रसेल द्वारा निर्माण करवाया गया था, जिसमें लुटियंस ने भी इसकी सहायता की थी, है ना। लुटियंस बहुत ही प्रसिद्ध आर्किटेक्चर थे, बहुत ही प्रसिद्ध, है ना। अब यहां पे देखिए जो हम आपको बात कर रहे थे खेतरपाल ऑडिटोरियम, तो खेतरपाल ऑडिटोरियम की स्थापना आईएमए में 1982 में की गई है।
1982 खेतरपाल ऑडिटोरियम, 1982 खेतरपाल ऑडिटोरियम। तो ठीक है दोस्तों, 1982 खेतरपाल ऑडिटोरियम। और यहीं पे हमने आपको बताया था वार मेमोरियल 1999, वार मेमोरियल 1999। तो 17 नवंबर 1999 को वार मेमोरियल। तो यहां तक एक फैक्ट आपने देखा, और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यह आपको याद करना है। और पूछा है कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, कॉलेज पूछा है दोस्तों 13 मार्च 1922, 13 मार्च 1922। तो यह फैक्ट हो गया है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और इन तीनों का आंसर आप डायरेक्ट दीजिए 1 2 3 करके। देखिए सबसे पहला है, यहां पे पूछा है, क्वेश्चन है 8 है कि देहरादून आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना। फिर पूछा है वाडिया इंस्टीट्यूट का मुख्यालय दिल्ली से देहरादून कब लाया गया। और 10वां आपको यहां पे पूछा है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जो MDDA है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और BS नेगी की बुक से यहां पे ये लास्ट है, यानी 10 प्रश्न है। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, कंटिन्यू दीजिए। तो दीजिए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? 8 का राइट आंसर क्या होगा, 9 का क्या होगा, 10 का क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहां पे देखिए, अगर देहरादून आयुर्वेद विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो 2009 में इसकी स्थापना की गई। फिर है वाडिया इंस्टीट्यूट की। अब वाडिया इंस्टीट्यूट की आपको एग्जैक्ट तिथि तो आपको नहीं मिलेगी कहीं पर, लेकिन आपको कुछ एक तिथि में आपको बता देता हूं। जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो वाडिया इंस्टीट्यूट की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो मंथ आपको ध्यान रखना है, जून 1968 में। कब हुई थी? जून 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी? ये हुई थी दोस्तों दिल्ली में। कहां पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। लेकिन ट्रांसफर कब किया गया था इसका मुख्यालय देहरादून? तो यह किया गया था 1976, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। और एग्जैक्ट तिथि आपको पूछी जाए, यानी मंथ आपको पूछा जाए, तो आप ध्यान रख सकते हैं वह है अप्रैल के महीने में। कब है? अप्रैल 1976। तो यहां तक तो आपने देखा दोस्तों। इसके संस्थापक आप सभी जानते हैं, DN वाडिया जी हैं। कौन है? यहां पे है DN वाडिया जी, DN वाडिया जी। अब देखिए दोस्तों, DN वाडिया जी बहुत फेमस व्यक्ति हैं और 2 फैक्ट आप यहां पे ध्यान रखना इनसे संबंधित। सबसे पहला फैक्ट कि इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ अक्टूबर 1883 में, अक्टूबर 1883 में। तो अक्टूबर 1883 में इनका जन्म हुआ और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बस यही फैक्ट ध्यान रखना, यही आपको पूछा जाएगा। और एक चीज और भी ध्यान रखना चाहते हो तो रख लो दोस्तों, कि यहां पे जो वाडिया इंस्टीट्यूट है ना, जियोलॉजी वाला, इनकी एक भूकंप वेधशाला, क्या है? भूकंप वेधशाला। तो इन्होंने एक भूकंप वेधशाला की स्थापना की। और वह कहां पे की? वह की दोस्तों उन्होंने की घुत्तू में। घुत्तू कहां पर है? घुत्तू है टिहरी में। तो टिहरी के घुत्तू में इन्होंने अपनी एक भूकंप वेधशाला की स्थापना हाल ही में की थी। और यह प्रश्न आपको यूकेएसएससी ने वीडियो के एग्जाम में पूछा था, 2021 में हुआ था ना, वहां पे आपको पूछा था 5 दिसंबर पहली शिफ्ट में। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यूकेएसएससी प्रश्नों को रिपीट करता है या प्रश्नों को तोड़ मरोड़ कर दोबारा से आपके सामने रखता है। तो ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, जरा आप बताइए। तो बताइए दोस्तों पहले। तो जी हां दोस्तों, 1984 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 1984 इसका बिल्कुल सही है। और यहां पे दोस्तों हमारा जो पार्ट 1 है ये हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। BS नेगी हमने जो बुक है वो वाली यानी कंप्लीट कर दी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम आगे वाले पेज पे। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे अगले क्वेश्चन पे, और यह है दोस्तों अजय रावत सर की बुक से। अब हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 117 से लेकर 123 पर। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 117 से लेकर पेज नंबर 123 तक। तो अब आपको आंसर बताने हैं। तो बताइए दोस्तों, अगर दोस्तों आपने अभी तक अजय रावत सर की बुक को पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बेनिफिट है। और हमारी कोशिश भी रहेगी दोस्तों कि आपका समय कम लगे, क्योंकि हमने जो क्लासेस दी है ना, तो हमने डिटेल से डिस्कस कराया है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाह रहे होंगे कि सर हमें तो केवल अजय रावत पढ़ना है, अजय रावत पढ़ना है, और हमने जो क्लासेस ली है वो पूरी एक साथ कॉमन में ली है। तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि जो हमने आपको अजय रावत सर की जो बुक से हमने जो आपको नोट्स कराए हैं इस प्रकार पेज नंबर करके, इनको अलग
अलग अलग कट करके एक अलग वीडियो बना दे, पूरी लगभग 15 क्लासेस जैसी हमारी होंगी तब हम बना देंगे, और उसे आप अजय रावत सर की बुक के क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करना, याद करना। 100% अजय रावत सर की बुक से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो क्वेश्चन नंबर फिलहाल 11 है और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का कि अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। और क्वेश्चन नंबर यहां पे 12 है और इसका आंसर भी साथ में दे दीजिए कि अर्ली जेसुअट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बता सकते हो दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी 11 का ऑप्शन कौन सा सही होगा और 12 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहां पे तो सबसे पहले दोस्तों मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, तब तक आप अपना आंसर दीजिए। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो यह रख लेता हूं। तो बताइए दोस्तों, देखिए अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया की बात करें दोस्तों तो वह है विलियम फोस्टर। कौन है? विलियम फोस्टर, इसका बिल्कुल सही है। और यहीं पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं मूरक्राफ्ट से, तो देखिए कंफ्यूज मत होजिए। यानी अगर मूरक्राफ्ट की बात करें ना दोस्तों, तो मूरक्राफ्ट यहां पे नहीं है। मूरक्राफ्ट की जो पुस्तक है वो नाम है अ जर्नी टू अ लेक मानसरोवर। यहां पे लिख लेता मैं शॉर्ट में अ जर्नी टू लेक मानसरोवर, लेक मानसरोवर। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। फिर यहां पे आप देखिए ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा है, केदार सिंह फोनिया। तो यह भी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? देखिए इनकी पुस्तक तो वैसे बहुत है, लेकिन इस पुस्तक से रिलेटेड जो यहाँ पे पुस्तक है वह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है दोस्तों द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड। यहां पे लिख लेता मैं द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड, द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड। तो यह भी पुस्तक किसकी है? केदार सिंह फोनिया की है, उत्तराखंड हो गया। और यहां पे अगर आप ट्रेवलर्स से कंफ्यूज हो रहे हैं तो ट्रेवलर्स की यह पुस्तक नहीं है। ट्रेवलर्स की कौन सी है बताइए दोस्तों जरा, ट्रेवलर्स की कौन सी है। तो ट्रेवलर्स तो सिंपल है, ट्रेवल इन इंडिया, ट्रेवल इन इंडिया, ट्रेवल इन इंडिया, ट्रेवल इन इंडिया। तो ट्रेवल इन इंडिया ट्रेवलर्स की है। तो यहां पे दोस्तों इन चारों बुक्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है अर्ली जेसुअट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अगर आप एजोवेडो में जा रहे हैं तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, सी वेसल्स, यह बिल्कुल सही है। अर्ली जेसुअट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया जो पुस्तक है वो सी वेसल्स ने लिखी है। लेकिन हाँ यहाँ पे जो एजोवेडे है इनका यात्रा वृत्तांत इस पुस्तक में छपा जरूर है, यानी सी वेसल्स में छपा है। लेकिन जो पुस्तक है किसने लिखी है? सी वेसल्स ने लिखी है। और फोस्टर आपने अभी ऊपर देख लिया था। मैकलगन की बात करें तो मैकलगन से दोस्तों एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, जो मैकलगन है ना, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है, सेम यहां पे आपको यही दिखेगा, यहां पे अर्ली की जगह में जेसुएट लगा देना, द जेसुएट एंड द ग्रेट मुगल्स। तो इसने लिखी थी, मैकलगन ने यह पुस्तक लिखी थी। दोस्तों एक चीज यहां पे, एक फैक्ट आप यहां पे यह ध्यान रख लेना कि अगर ऐसा पूछा जाए कि जैसे जो एजोवेडो है या फिर एंड्रोडे है ना, जब इसने यात्रा की थी, तो इसका एक जो सह यात्री था, यानी इसके साथ जो आया था उसका नाम क्या था? क्योंकि उसका नाम भी मिलता है, अजय रावत सर की बुक में मिलता है, यूकेएसएससी ढूंढ कर प्रश्न रखता है। तो उसका नाम एक बार ध्यान रख लीजिए, और उसका नाम क्या है? मार्किव्स। क्या नाम है? मार्किव्स। यहां पे लिख लेता मार्किव्स। तो मार्किव्स यानी ये हो गया। अगर आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही तो साफ साफ लिख लेता हूं मैं, मार्किव ऐसा लिख लिया मैंने, ये लिख लिया, और विप्स, मार्किव्स। तो ये हो गया मार्किव्स। तो मार्किव्स नामक यात्री भी इसके साथ गया था, और इसने यानी इसके साथ जाता था। इस पुस्तक में हमें जानकारी भी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो विलियम फोस्टर ने जो पुस्तक लिखी थी ना, जो हमने आपको बताया था, कौन सी वाली? द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। यहां पे यह क्या लिखता है? यह लिखता है कि गढ़वाल का प्रतापी जो राज्य है गंगा यमुना के मध्य फैला है, इसकी राजधानी श्रीनगर है, इसके राज्य की जो सीमा है आगरा नगर से 200 किलोमीटर की उत्तर दिशा में है ना, 200 किलोमीटर चौड़ी, 300 किलोमीटर है ना, वगैरह ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के जो राजा है वो सोने के बर्तन में भोजन करते हैं। तो संभवतः इसने महिपति शाक के बारे में या फिर मांसाहार के संबंध में कहा होगा। तो जो भी इसने कहा होगा, यह कहा है विलियम फोस्टर ने। तो कथन के रूप में आपको पूछा जा सकता है कि यह कथन किस राइटर का है, तो विलियम फोस्टर का है, यह ध्यान रख लेना। और किस पुस्तक में लिखा है? अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में यह लिखा है।
यहां तक दोस्तों ये हो गया। अब जरा आप यहां पे देख लीजिए कुछ इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं गढ़वाल पार्ट 1 से संबंधित। इन पुस्तकों को आप तब तक थोड़ा यानी 1-2 मिनट करके रिवाइज कीजिए, है ना, एक नजर फेरिए, क्योंकि आपने बहुत बार रिवाइज करवा दिया है। आपने एक बार देखना है, वीडियो को पॉज करना है 2 मिनट के लिए, फिर पढ़ना है सभी को और फिर आगे बढ़ना है। तो पढ़ लिया होगा दोस्तों आपने 1 मिनट 2 मिनट, है ना, तो वीडियो को पॉज करना, फिर थोड़ा पढ़ना और फिर हम अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो ये हो गया। तो कंफ्यूज तो नहीं हो ना दोस्तों, जैसे कंफ्यूज होता है कि जैसे यहाँ पे फतेह प्रकाश, जिसे हम फतेह शाह भी कह लेते हैं नॉर्मली, ये रतन कवि ने लिखी है। फतेह शाह ग्रंथ की बात करें, ये किसने लिखा है? जटाशंकर ने। फतेह शाह यशोवर्णन रामचंद्र कड़ियाल ने। वृत्त विचार सुखदेव मिश्रा ने। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए बार बार देखना पड़ता है। तो यहां देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि विदेशी यात्री एंड्राडे ने शोपरांग में एक चर्च की नींव डाली थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विदेशी यात्री एंड्रोडे ने शोपरांग में एक चर्च की नींव रखी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो एंड्रोडे ने शोपरांग में एक चर्च की नींव कब रखी थी? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? तो बताइए जरा, बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों 1626 में। और एग्जैक्ट तिथि आपको पूछी जाए तो एग्जैक्ट तिथि आपको ध्यान रखना है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को, तो 11 अप्रैल 1626 को। तो 11 अप्रैल 1626 को एंड्रोडे ने शोपरांग में एक चर्च की नींव रखी थी। तो यानी ये हो गया, विदेशी यात्री था, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन हुआ? अब देखिए दोस्तों, यह प्रश्न, इसका सही आंसर क्या होगा? वैसे तो आप सभी इसके आंसर से सभी आसानी से समझते होंगे, क्योंकि सबने पहले क्या पढ़ा है? मानसा पढ़ा है। और बिल्कुल मानसा इसका सही आंसर भी है, क्योंकि बहुत सी किताबों में 99 किताबों में आपको यही मिलेगा। लेकिन आयोग ने इसका जो आंसर माना है दोस्तों, वह महिपत शाह माना है। और आपको भी आने वाले अब जो भी नेक्स्ट एग्जाम होंगे वहां पे महिपत शाह ही मानना है। तो ध्यान रखना, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला जो शासक था वह कौन था? महिपत शाह था। तो क्वेश्चन नंबर 14 यह हो गया है। अब थोड़ा यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है और पूछा है दोस्तों यहाँ पे कि प्रसिद्ध क्षेत्रपाल मंदिर कहां पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, क्षेत्रपाल मंदिर कहां पे स्थित है? तो स्थित यहाँ पे सही कर देना। तो कहां पर स्थित है? चांदपुरगढ़, देवलगढ़, एकेश्वर या फिर देवप्रयाग? तो बताइए जरा कहां पर है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा बिल्कुल देवप्रयाग में। कहां पर मिलेगा? देवप्रयाग में। और बताएंगे अभी क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे खत्तर सिंह और नंदी किस पवार सेना का सेनापति था? तो बताइए इसका आंसर सही क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपको मिलेगा बिल्कुल मानसा मिलेगा। और मानसा इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब जरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जरा मानसा के बारे में बात करते हैं। तो मानसा के बारे में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला तो ये क्या था? 44वां शासक था, है ना। इसके समकालीन देखिए अकबर, जहांगीर, रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद। सेनापति की बात करें तो 2 थे, नंदी हो गया और खत्तर सिंह। मानपुर शहर की इसने स्थापना की थी, शायद ये कहां पे? श्रीनगर के आसपास कहीं पर रहा होगा। क्षेत्रपाल मंदिर से इसका हमें एक शिलालेख प्राप्त होता है 1608 में। फिर है रघुनाथ मंदिर में के पास में भी जो शिला है वहां पर भी इसका लेख उत्कीर्ण है। और यहाँ पे थोड़ा और जो काफी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देखिए कि कवि भरत का जो मानोदय काव्य है, यानी कवि भरत की बात करें, जो मानसा का दरबारी था ना, इस मानसा के दरबारी जिसे ज्योतिक राय की उपाधि भी दी थी जहांगीर ने, तो इसने मूल काव्य की रचना की थी, यानी मानोदय काव्य की रचना की थी, जो संस्कृत भाषा में था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और इसमें इसने मानसा को समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान शौर्यवान, बलि के समान दानवीर और कर्ण के समान कीर्तिवान बताया है। तो किसने बताया है? इसी ने बताया है। और लक्ष्मीचंद इसी का समकालीन था। और लक्ष्मीचंद ने इसी के काल में 7 बार असफल आक्रमण किया। 8वीं बार थोड़ा असफल यानी आंशिक इसे सफलता मिली थी, जिसमें कौन सेनापति मारा गया था? जिसमें जो खत्तर सिंह है, जो सेनापति है मानसा का, वो मारा गया था। और इसी के उपलक्ष्य में कहते हैं कि इन्होंने खतड़वा त्योहार मनाया था, जो कि काफी मैच नहीं करता है क्योंकि खतड़वा त्योहार पशु त्योहार से संबंधित है। तो खैर यहाँ पे ये फैक्ट है मानसा से जो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है यहाँ पे, और यहाँ पे बताना है कि सिलसारी ग्राम का ताम्रलेख किस शासक से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों क्या है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिस हो गया है, इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों क्या होगा। तो क्या ये तीनों ऑप्शन में से कोई है सिलसारी ग्राम का? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो आपको मिलेगा यहाँ पे श्यामशाह। बिल्कुल श्यामशाह इसका सही आंसर है। सिलसारी ग्राम का जो लेख है वो श्यामशाह का है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और श्यामशाह की जहांगीर के साथ मुलाकात आगरा में कहाँ हुई? तो यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अब थोड़ा एग्जैक्ट तिथि आपको पूछेगा, तो बताइए जरा कब हुई थी, इसका आंसर दीजिए।
तो देखिए अगर मुलाकात की बात करें दोस्तों, तो इसकी मुलाकात कब हुई आपने बताना है। तो बताइए जरा इसकी मुलाकात कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों 1621 अप्रैल के माह में हुई थी। अब जरा यहाँ पे डिटेल से देखिए, यह है श्याम शाह, 45वां शासक था। इसके गुरु की बात करें तो इसके गुरु का नाम था शंकरदेव, जिसने वास्तु शिरोमणि पुस्तक की रचना की थी। वास्तु शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की? श्याम शाह के गुरु जो वास्तु शिरोमणि है, यानी श्याम शाह के जो गुरु है शंकरदेव, उन्होंने की थी। किस पुस्तक की? वास्तु शिरोमणि की थी। समकालीन शासक आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक चीज देखिए कि तिरुमल चंद ने इसी के काल में, यानी जब तिरुमल चंद वहां पे राज कर रहा था लक्ष्मी चंद के बाद, तब तिरुमल चंद यहाँ पे गढ़वाल में आया था, श्याम शाह के काल में ही आया था, यानी श्याम शाह के काल पे ही आया था। कुछ मानसा मानते हैं लेकिन विवादित है, फिर भी हम मानेंगे कि श्याम शाह के काल में आया था और मान शाह ने इसकी सहायता की थी इसे दोबारा बाद में गद्दी पर बैठाने की, तिरुमल चंद को। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वो यह है कि श्याम शाह को हमें एक ताम्रलेख मिलता है। यह ताम्रलेख में हमें मिलता है सिलसारी ग्राम का, जिसमें इसने शिवनाथ जोगी नामक व्यक्ति को क्या किया था? भूमि दान दी थी। सिंपल पूछा जाएगा कि सिलसारी ग्राम का ताम्रलेख किस पावर शासक से संबंधित थे? तो श्याम शाह से संबंधित थे। फिर यहां पे देखिए कि अपने पिता की ही भांति इसने दावा प्रांत पर विजय प्राप्त किया था, यानी इसने भी दावा प्रांत विजय प्राप्त की थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज फैक्ट ध्यान रख लेना, आयोग तो महिपति शाह को मान रहा है, तो खैर यहाँ पे इस प्रश्न को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा और चीज देखिए जो एग्जाम की दृष्टि से है कि जहांगीरनामा में श्याम शाह का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जहांगीर श्याम शाह से प्रसन्न होकर उसे घोड़ा हाथी उपहार में दिया था। यह प्रश्न बहुत पुराना हो चुका है, यूपीएससी बार बार पूछ चुका है, लेकिन आपको अब इस तिथि को ध्यान रखना है। यह तिथि आपको पूछेगा। अप्रैल 1621 श्याम शाह की जहांगीर से मुलाकात कहां पे हुई थी? आगरा में हुई थी। कहां पे हुई थी? आगरा में हुई थी, और अप्रैल 1621 में हुई थी। इसी के काल में केशवराय मठ की स्थापना की गई थी श्रीनगर में, जो संभवतः महिपत शाह ने की थी 1625 में। यानी राजा तो इस समय श्याम शाह था, लेकिन जो महिपत शाह था वह भी यहाँ पे काम करता था, इसका चाचा था ये, है ना। तो इसने इस मठ की स्थापना की थी। बीएस नेगी सर की बुक के अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं। फिर है श्याम शाह के काल में प्रथम पादरी अंत्योदय श्रीनगर आया था, और संभवतः इसने 1631 में पादरी ने श्याम शाह का दाह संस्कार देखा था। लेकिन अजय राव सर की बुक से यह जो दाह संस्कार था किसका था? यह था महिपत शाह का, ठीक है। और फिर इसका संजब, यानी इसके लिए एक फैक्ट यह भी कहा जाता है कि नदी में डूबने से इसकी मृत्यु हुई। तो नदी में डूबने से इसकी मृत्यु हुई, यह इसके लिए कहा जाता है। और इसकी बात करें तो इसकी 60 रानियां थी जो बाद में इसके साथ सती हुई थी। तो यहां तक दोस्तों यह फैक्ट थे जो बार बार पूछे जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 19, और वास्तु शिरोमणि पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों जरा क्या है, अभी डिस्कस किया था, जो वास्तु शिरोमणि पुस्तक हमने देखा था, श्याम शाह के गुरु थे, उनका नाम क्या था? शंकरदेव था, और शंकरदेव जी ने इस पुस्तक को लिखा था। तो शंकरदेव हो गया। और फिर यहां पे आप देखिए जो बार बार कंफ्यूज होता है आपको, फतेह शाह की बात करें, इसे आप फतेह प्रकाश भी पढ़ लेना, कहीं पर फतेह शाह दिया गया है। और ये सभी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इन सभी को याद जरूर करना। वृत्त विचार सुखदेव मिश्रा, फतेह शाह यशोवर्णन रामचंद्र कडियाल, यश किसका होगा? राम जी का होगा। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। अब देखिए कर्ण से आप ये ध्यान रखना कि कर्ण की क्या होती है? जटाएं हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे महाभारत वगैरह देखा होगा, तो जितने भी जो कैरेक्टर होते थे उनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती थी, है ना, बड़े बड़े बाल होते थे। तो जटाएं किसकी है? कर्ण की है, तो जटाशंकर, ठीक है। फिर फतेह शाह की बात करें, फतेह शाह या फतेह प्रकाश, रतन कवि, और वृत्त कौमुदी तो मतीराम, ये सरल है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि रानी कर्णावती का हाटग्राम का ताम्रलेख, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए जरा इसका आंसर। रानी कर्णावती का हाटग्राम का ताम्रलेख, तो रानी कर्णावती का हाटग्राम का ताम्रलेख की तिथि क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर 1840 गलत है, 1740 भी गलत है, यानी ये गलत है, ये भी गलत है। 1640 बिल्कुल सही है, तो 1640 इसका बिल्कुल सही है। और इस ग्राम में, यानी इस ताम्रपत्र में रानी कर्णावती ने भूमि दान दिया था। हाटग्राम चमोली में स्थित है, और साक्षी किसे माना था? साक्षी किसे माना था? माधो सिंह भंडारी को माना था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक तो दोस्तों ये हो चुका है, यानी हमने अजय राव सर की बुक को भी देख लिया है 10 क्वेश्चन, फिर हमने वहां पे आपको यानी जो पेज नंबर 127 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और फिर हमने बीएस नेगी भी हमने देख लिया है। अब है यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ये आपको पूछे गए थे कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में। कनिष्ठ सहायक, तो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है दोस्तों यहाँ पे, और वहां से हमने ये प्रश्न यहाँ पे क्या लिए हैं? पिकअप किए हैं। तो इसका आंसर बताइए जरा। यहाँ पे है 21वां क्वेश्चन कि 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा है? जरा बताइए इसका आंसर।
तो यह तो दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। और यहाँ पे थोड़ा और देख लीजिए, कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापना हुई थी। 520 यानी सभी नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, तो देखिए कार्बेट की बात करें 1936 में स्थापना हुई थी। 520 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। नैनीताल पौड़ी में है। 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहीं पर बीच में आपको पाटलिदून मिलेगा, ढिकाला भी मिलेगा। और 2013 में स्पेशल टाइगर जो प्रोटेक्शन फोर्स है इसकी स्थापना की गई थी, है ना। कार्बेट नेशनल पार्क ये हो गया। फिर यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय पार्क 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। 472 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, उत्तरकाशी में आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे नंदा देवी 1982 है, क्षेत्रफल 624, यूनेस्को में 1988 में शामिल किया गया था। फिर यहाँ पे नंदा देवी फूलों की घाटी 1982 है। और यहाँ पे आप देखना यूनेस्को की बात करें तो 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था। और मार्गेट लेग की यहाँ पे आपको समाधि मिलेगी जो यूकेएसएससी ने आपको पूछा था। फिर है राजाजी नेशनल पार्क 1983 में इसकी स्थापना, 820 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल स्क्वायर, देहरादून पौड़ी और हरिद्वार में आपको मिलेगा। और सबसे बड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में स्थापना, 2390 इसका क्षेत्रफल है। और यहीं पर बात करें तो उत्तरकाशी में है और पथिक सिंगल विंडो शुरुआत करने वाला यह प्रथम नेशनल पार्क था। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोई कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। इसका आंसर क्या होगा? तो हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब देहरादून स्टडी पॉइंट। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी यानी राइट है। और इसकी बात करें तो यह हुआ था अक्टूबर 1855 में, अक्टूबर 1855 में अकॉर्डिंग टू अजय राव सर की बुक। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये किसके काल में हुआ था? बेटन के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? बेटन के काल में हुआ था। तो बेटन के काल में ये हुआ था। फिर यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में शामिल कब किया गया? ये थोड़ा टफ प्रश्न था मेरे ख्याल से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिखाई दे रहा है 13 मई 1972, यह बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखी ये सभी पुस्तकें हैं केवल एक को छोड़कर, और वह कौन सी है? तो वह आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है यशवंत सिंह कठोर जी ने, यशवंत सिंह कठोर जी ने। तो किसने लिखी है? यशवंत सिंह कठोर जी ने लिखी है। तो ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी सभी गढ़वाल पेंटिंग 1968, सब नोट्स मोहनराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये सभी किसने लिखी है? ये सभी किसने लिखी है? बैरिस्टर मुकुंद लाल ने। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की कुमाऊं और गढ़वाल को दो पृथक जिले कब बनाए गए थे? तो बताइए दोस्तों, दो पृथक जिले कब बनाए गए थे? तो जी हाँ, दो पृथक जिले बनाए गए थे 1839 में। और यहीं पर 1840 की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? पौड़ी टू श्रीनगर आया था, है ना। और पौड़ी जनपद की स्थापना भी 1840 में हुई थी। तो यह फैक्ट भी आप ध्यान लें ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 26। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भूमि खरीदी थी। तो यह क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलेगा आपको मसूरी में, यह सही है। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष, तो यह आपको मिलेगा चीड़। तो यह फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इसे डायरेक्ट याद करना है। फिर यहाँ पे 28वां की कौन सी उत्तराखंड राज्य की विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो बताइए दोस्तों, तो केवल दो अनुसूचित जनजाति के लिए है। एक आपको मिलेगा नानकमत्ता में और दूसरा आपको मिलेगा चक्राता में। कहां पे मिलेगा? चक्राता में। तो दो हो गया, यानी ये बिल्कुल सही हो गया। 29वां क्वेश्चन है कि 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जे माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम, इसका अनुवाद किसने करवाया था? तो बताइए दोस्तों जरा इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही है, हरि राम त्रिपाठी इसका सही आंसर है। अब एक फैक्ट ध्यान रखना दोस्तों, यूकेएसएससी अगली बार आपको यही प्रश्न पूछेगा, लेकिन अगली बार आपको ऑप्शन यही नहीं देगा। अगली बार ऑप्शन आपको देगा ये ईयर वाला कि कब दिया था, 1906 में किया था। तो 1906 में हरि राम त्रिपाठी जी द्वारा जे माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम अनुवाद करवाया था कुमाऊं में वंदे मातरम का। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां तक हो गया। फिर है यहाँ पे अगला क्वेश्चन और पूछा यहाँ पे कि कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक है? तो कनिक सहायक का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी के जो पेपर है वो हमने कंप्लीट सोल्व कर दिए हैं। अब हम चल रहे हैं कनिक सहायक पे, इसके बाद हम जो और पेपर है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा?
तो कुफनी की बात करें तो कुफनी आपको मिलेगा पिंडर नदी पे, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे दोस्तों और भी फैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये पिंडर नदी हो गया, इसकी सहायक है कफनी नदी या कुफनी घाट या फिर कुफनी नदी, यह इसके सहायक हो गया। अब यहाँ पे आपको जो याद करने हैं दोस्तों वह डैम याद करने हैं, वनाला डैम और राजभोक्ती डैम किस नदी पर है, नंदाकिनी नदी पर है, यानी चमोली में है। फिर यहाँ पे देखिए बगोली, पडुली, मेलखत, बंगरी, देवशारी, ये सभी जो डैम हैं ये किस में हैं, यह आपको मिलेंगे किस में, यह आपको मिलेंगे पिंडारी नदी पर चमोली जनपद में। और आटागाड़, यह प्रश्न भी यूपीएससी ने पूछा था कि किसकी सहायक नदी है, यह है पिंडारी नदी की। तो इस फैक्ट को देख लेना। और अगर आपने अभी तक जो अलकनंदा नदी तंत्र वाला जो वीडियो था वह नहीं देखा है तो वह भी आप जरूर देखना, वहां पे हमने इसे डिटेल से एनिमेशन से समझाया है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने डिस्कस करा दिए हैं, परीक्षावाणी के क्वेश्चन नहीं लाए हैं आज। यहाँ पे आज एक अलग फैक्ट आपके लिए लाए हैं, यह है गोरखाकालीन जो कर हैं, इसका आपको एक बार डिस्कस कराना चाहते हैं, वैसे पढ़े होंगे, एक नजर फेरने की यहाँ पे बताने के लिए हम लाए हैं कि अगर आपको इन फैक्ट में यानी इन करों के बारे में थोड़ा बहुत अगर नहीं मालूम होगा तो इन्हें अभी याद कर लीजिए। देखिए गोरखाकालीन जो कर है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है पुंगाड़ी कर, सबसे ज्यादा आय इसी से होती थी, 1.5 लाख रुपए इसकी आय होती थी और इसी के करों से सैनिक का वेतन भी दिया जाता था। पुंगाड़ी कर क्या था, एक प्रकार का भूमि कर था, क्या था, एक प्रकार का भूमि कर था। तो पुंगाड़ी कर तो ये हो गया है। अब जरा थोड़ा और देखिए यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टीका कर शादी भेंट के लिए होता था, सलामी कर एक प्रकार का नजराना कर, थोड़ा जो अलग है वो आपको क्या करना है। जैसे हाँ यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि सुवांगी दस्तूर क्या था, प्रत्येक 20 नाली भूमि पर 1 रुपया टैक्स लगता था, यानी भूमि प्रकार का कर हो गया। मिझारी कर की बात करें तो शिल्प कर्मियों और जगरियों ब्राह्मण पर लगने वाला यह कर था। तिमारी की बात करें क्या था, एक कर सूबेदार को 2 आना देना पड़ता था, फौजदार को 4 आना कर देना पड़ता था। तो यहां तक तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण कर है। मांगा कर की बात करें तो मांगा कर प्रत्येक नौजवान पर सालाना 1 रुपये लगता था और युद्ध के समय यह मुख्यतः यह कर लगाया जाता था या फिर लिया जाता था। फिर यहां पे देखिए कुछ और भी कर हैं, जैसे मरो कर पुत्रहीन व्यक्ति पर लगता था। रहता कर की बात करें, ग्राम छोड़कर जो व्यक्ति चला जाता था, बाहर जाता था या ग्राम छोड़कर जाने वाला होता था उससे लिया जाता था रहता कर। और बहता कर उसे जो संपत्ति अपनी छुपाता था, तो संपत्ति छुपाने पर बहता कर और गांव छोड़कर जाने वाला रहता कर। मोकर जिसे घरे पिछाई कर भी कहते थे, 2 रुपए लगता था प्रति परिवार। टांड कर की बात करें या टांड कर भी से कहते हैं, भोटिया बुनकरों पर लगता था। अधनी दफ्तरी कर, देखिए राजस्व कार्य करने वाले जो राज कर्मचारी हैं, खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर था। जान्य शून्य कर, ये थोड़ा अलग है, इसे याद कर लेना। राज्य कर्मचारियों से लगान के संबंध में पूछे जाने के लिए तो जान्य शून्य कर क्या था, देखिए जान्य शून्य कर यानी राज कर्मचारियों से अगर लगान संबंधी बातें पूछनी है तो पूछने के लिए यह कर देना पड़ता था, जान्य शून्य कर। दोनिया कर की बात करें तो पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर था। और कुशही कर की बात करें तो ब्राह्मणों पर लगने वाला एक प्रकार का यह टैक्स था, 5 रुपए टैक्स लिया जाता था, बहुत ज्यादा था ये। इसके अतिरिक्त बख्शात यानी बख्शिश कर भी था। कल्याण धन, घरेलू धन, खुना, अड़ी, ये सभी भी क्या थे, कर थे। किसके, ये सभी कर थे गोरखा शासन कालीन के। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही है, आई होप आपको पसंद आती है क्लास। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, और वीडियो के पीडीएफ आपको कल शाम तक हम इसकी प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।